नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ रीवा जिले में एडीपीओ के पद पर पदस्थ सर सूर्य प्रसाद पांडे जी से। ये पिछले 15 सालों से बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं और इनके पढ़ाए हुए सैकड़ों बच्चे आज एडीजे, सिविल जज और प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हैं। सर, आप हमें ये बताइए कि आपको बच्चों को शिक्षित करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर। तो हमने शुरुआत वर्ष 2006 से किया, जब हमारी पोस्टिंग पीटीएस में थी। जी। उस दौरान हमने इसको शुरुआत किया। हम जब हम इस फील्ड में आए, पहले हमने वकालत किया ना। जी। जी। वकालत के बाद जब इस सर्विस में आए एडीपीओ के रूप में, हमने ये देखा कि लोगों के पास लॉ की डिग्री तो रहती है, लेकिन लॉ का नॉलेज नहीं रहता। लॉ की जो बारीकियां हैं और जो समझ है और जो कॉन्सेप्ट है, उसका अभाव है। तब हमने धीरे धीरे ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं हमारा जो लॉ का एजुकेशन सिस्टम है, वो सही तरीके से लॉ के शिक्षित लोगों को निकाल नहीं पा रहा। तो हमने फिर धीरे धीरे इसमें कोशिश करना शुरू किया, और इसी दौरान मेरी खुद की पोस्टिंग पीटीएस में हुई। तो वहाँ भी पढ़ाना ही मुख्य काम था, विधिक शिक्षा देना आरक्षकों को जी। और पुलिस के अन्य कर्मचारियों को। तो उस दौरान फिर मेरा मन इस ओर ज़्यादा, माने रुझान हमारे इस तो ओर ज़्यादा बढ़ा। मतलब जब आप एडीपीओ बनकर आए थे और आपने देखा कि ये जो कोर्ट में बच्चे आ रहे हैं उनको लॉ की नॉलेज या समझ ज़्यादा नहीं है, हाँ, वो तब वहाँ से आपके मन में ऐसा लगा कि इनको हमने उनका लॉ की जो बारीकियां हैं, जी। जो टेक्निकलिटी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसका अभाव देखा गया। जी। तब हमारे दिमाग में आया कि नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चे केवल लॉ की डिग्री भर न लिए, ना लॉ की जानकारी भी इनमें विकसित जानकारी होनी हो। चाहिए। जी। सर, पिछले आप 15 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपके पढ़ाए हुए सैकड़ों बच्चे आज किसी न किसी पद पर हैं। आपको कैसा लगता है जब आपके पास बच्चे आते हैं या एडीजी, एडीपीओ या बन जाते हैं? कितने बच्चे आपके आप निकले होंगे? कैसा लगता है? लगभग लगभग 100 के लगभग बच्चे हमारे, माने एडीपीओ, सिविल जज, एडीजे, लीगल एड ऑफिसर, कुछ तो लॉ कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, जी। और कुछ प्रतिष्ठित कंपनियों में लीगल एडवाइजर, और कुछ अधिकांश कुछ बच्चे जो हैं एडवोकेट्स, अच्छे वकील के रूप में हमारे बच्चे विकसित हुए हैं, जी। सफल हुए हैं। तो सर, ये काफ़ी बच्चे आपके हो गए हैं तो आपके पास आते होंगे, कैसा लगता है आपको जब मिलते होंगे बहुत तो? अच्छा लगता है, हमको जी। लगता है कि हमने कुछ किया। और जब उन बच्चों से के बारे में सुनता हूँ, उन बच्चों से मिलता हूँ, तो अपने आप को बहुत बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हमने कुछ समाज के लिए किया है। सर, शासकीय सेवा में रहते हुए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो समय कैसे एडजस्ट करते होंगे? क्या शासकीय कोई दिक्कत आती है? हम मूलतः बच्चों को हम या तो सुबह टाइम या तो शाम टाइम, रात रात को पढ़ाते हैं। जी। जी। तो तो टाइम कुछ इसलिए शासकीय एडजस्ट। सेवा में कोई व्यवधान नहीं आता। हम शासकीय सेवा निष्ठा से अपने टाइमिंग्स को देख के एडजस्ट करते हैं। मूलतः हमारी पढ़ाई सुबह रहती है, अथवा रात को रहती है, शाम को 7 बजे के बाद। सर, बहुत सी फील्ड हैं, वकालत पेशे को आप क्या मानते हैं और इसमें कहाँ कहाँ स्कोप है? वकालत पेशा तो सबसे सबसे अच्छा व्यवसाय, अगर देखा जाए वृत्ति के रूप में, अगर प्रोफेशन के रूप में जाए, तो वकालत से बेहतर कोई प्रोफेशन ही नहीं है। अब इतना जरूर है कि इसमें थोड़ा संघर्ष अब बहुत बढ़ गया है, भीड़ आ गई है, भीड़ के नाते इसमें संघर्ष है। पर संघर्ष केवल उन्हीं के लिए है जो इसमें, माने संघर्ष की स्थिति उन्हीं के लिए निर्मित होगी। संघर्ष तो खैर सबके लिए है, पर संघर्ष उनके लिए आसान होगा जो कानून की बेहतर समझ रखते हैं। जी। अच्छा सर, स्कोप कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं जो वकालत करके आ रहे हैं बच्चे? जो लॉ की डिग्री लेके आए हैं, उनके पास स्कोप है। एक तो जी। सबसे बड़ा स्कोप तो एडवोकेसी में है। जी। इसके बाद जुडिशल सेवाओं में है। हम्म। इसके बाद प्रोसिक्यूशन सेवा में है। कंपनियों में लीगल एडवाइजर के रूप में है।
एजुकेशन के क्षेत्र में है, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, और इसके अलावा जो है अन्य बहुत जगह इसके स्कोप ला के हैं। सर आपका 1997 में एडीपीओ के पद पर चयन हुआ था। आपका कितने प्रयास में हुआ था और क्या आपने कोचिंग? मेरा ही पहला ही प्रयास हुआ था और पहले ही प्रयास में सफलता मिली थी। वो मैंने कोई कोचिंग हासिल नहीं किया था कहीं से। अच्छा, आप हमेशा से ही वकालत पेशे में जाना चाहते थे? हाँ, कुछ और सोचा तो था? हमारे पिताजी एडवोकेट्स थे। जी जी। तो हमारे पिताजी की इच्छा थी वकालत में जाने की, तो हमारे शुरू से हमारी इच्छा वकालत में ही थी। हमने वकालत भी किया, 94 में हमने LLB किया और 3 साल हमने वकालत किया, और 97 में हम एडीपीओ के रूप में ज्वाइनिंग की। अच्छा सर, आप काफ़ी समय से हैं एडीपीओ के पद पर शासकीय सेवा में, तो कार्य के दौरान सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या देखने को मिलती है? कार्य के दौरान सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे प्रोसिक्यूशन के रूप में, प्रोसिक्यूटर जी के सर, रूप जी में, सर, आप जैसे कार्य के दौरान सबसे बड़ी चुनौती जो देखने में आती है वो मूलतः है, क्योंकि हमारे पास जो मामले आते हैं, हम तो पुलिस जिन मामलों की विवेचना करके चालान पेश करती है उन्हीं मामलों में हम पैरवी करते हैं शासन की ओर से। जी। तो हमारे पास जो गवाह आते हैं, एक तो वो गवाहों के संबंध में कि मैंने उनको क्या बोलना है, उन्होंने पहले क्या बयान दिया है और आज क्या उनको बोलना है, ये सब चीज़ उनको मैंने अभाव रहता है जानकारी का, तो सही चीज़ भी नहीं बता पाते। हमने की इच्छा रखते हुए भी, जानते हुए भी सही चीज़ बता नहीं पाते। ये हमने देखा इसमें जो है, तो बड़ी समस्या पैदा होती है। और दूसरी बात यह है कि वकीलों की बहुत सारे जो प्रति परीक्षण में जो प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों में भी बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते, तो ये समस्या पैदा होती है। दूसरा, थोड़ा विवेचना में भी त्रुटियां रहती हैं, जिसके कारण अभियुक्तों को लाभ मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है कि जो गवाह आए हमारे पास, जो गवाह कोर्ट में आए, वो अपने मामले को समझ के आए कि उनका मामला क्या है, क्या उनको कोर्ट में किस प्रकार से अपनी गवाही देनी है, और इसी प्रकार से विवेचना का स्तर भी सुधार होना चाहिए। सर, वकालत करने के बाद या वकालत की जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो तैयारी शुरू कर देते हैं, तो कई बच्चों का समय से हो जाता है, कई बच्चे काफ़ी संघर्ष करते हैं, कई साल लगे रहते हैं, नहीं हो पाता, तो वो कभी निराश हो जाते हैं। आप सर ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? उनको निराश होने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर एडवोकेसी माने लॉ के फील्ड के बच्चे अगर लॉ के सब्जेक्ट से, और अगर लीगल क्षेत्र में आने की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशल ऑफिसर के रूप में या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के रूप में या लीगल एडवाइजर के रूप में या लीगल एड ऑफिसर के रूप में या अन्य सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको निराश होने की कतई ज़रूरत नहीं है। उनका सिलेक्शन, अगर वो ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे, सिलेक्शन होगा। अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया तो एक अच्छे वकील के रूप में वो आएंगे। इसलिए उनके पास तो फील्ड खुला है। बाकी तैयारियों में तो एक अंधकार रहता है कि अगर हम परीक्षा में सफल नहीं हो पाए तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा। यहाँ तो परीक्षा में सफल नहीं हुए तो भी हमारा एक उज्जवल भविष्य है एडवोकेसी, और एडवोकेसी से बेहतर कोई प्रोफेशन ही नहीं है। तो अगर वो तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उनमें कानून की समझ आएगी, विकास होगा, कानून को विकसित होंगे, और ऐसे लोग अगर एडवोकेसी में आएंगे तो एडवोकेसी को एक नया मुकाम हासिल होगा। तो इसलिए उनको तो निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। अगर वो असफल हुए तो भी मान के चले कि वो सफल हुए हैं, क्योंकि उनके लिए एक नया फील्ड खुल गया है एडवोकेसी का। अच्छा सर, वकालत में अगर आपको कुछ बदलाव करने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? हमारे मैंने लॉ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। जी सर, ये लॉ एजुकेशन में सबसे बड़ा बदलाव जो हमने महसूस किया, तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो लॉ एजुकेशन में आ रही है वो है बेसिक अभाव इस बात का है कि एक्चुअल में ये लॉ जो है प्रैक्टिकल वाइज सब्जेक्ट है। जिस तरह से मेडिकल, इंजीनियरिंग, वही स्थिति लॉ की भी है। एक प्रोफेशन है तो प्रोफेशन प्रैक्टिकल बेस होता है, पर मेडिकल कॉलेज के लिए तो हर मेडिकल कॉलेज के साथ अस्पताल जुड़े हुए हैं। तो जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं बच्चे, वो अस्पताल में आके मरीजों के साथ, सीनियर डॉक्टर के साथ मिलकर सीखते भी हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग में भी है, लैब होती है बड़ी बड़ी उनकी। लेकिन अपने यहाँ लॉ के एजुकेशन में अगर देखा जाए
तो लॉ का केवल पढ़ के पास होने पर रहता है। अब तो स्थिति यह है कि 20 क्वेश्चन लोग पढ़ के लोग पास हो रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता और जब वो कोर्ट में आते हैं LLB की डिग्री लेकर, वकालत का लाइसेंस लेकर, तो उस वक्त उनको बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है और उनको सीखने में बहुत समय लग जाता है। तो उनका जो कीमती समय है वो सीखने में लग जाता है। जो समय उनको 3 साल या 5 साल की पढ़ाई में लगना चाहिए सीखने में, वो समय वो पढ़ाई के बाद लगाते हैं। तो इसमें बहुत बहुत समस्या पैदा हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा सुझाव हमारा इसमें यही है कि जो लॉ कॉलेज हैं, लॉ कॉलेजों को कोर्ट से जोड़ दिया जाए, जिससे बच्चे जो है पढ़ने के बाद, क्लासरूम के बाद, वो कोर्ट में जाकर घंटा 2 घंटा बैठकर कोर्ट की प्रोसीडिंग का अध्ययन कर सकें। तो इसके लिए तो हमारा सुझाव ये है कि सरकार जो है हाई कोर्ट से अनुरोध करे और हाई कोर्ट जो है अपने कोर्टों को परमिट करे कि लॉ के बच्चे जो हैं उसमें घंटा 2 घंटा उनके कोर्ट के रूम में आके बिना डिस्टर्ब किए और कोर्ट की कार्रवाई को देखें, सुने और समझें। तभी एक बेहतर वकील, बेहतर जुडिशल अफसर और बेहतर लॉ का नॉलेज रखने वाला व्यक्ति लॉ कॉलेज से निकलेगा। शायद यही कारण है कि आजकल जो बच्चे कॉलेज से निकल के आते हैं, लॉ कॉलेज से निकल के आते हैं, उनको अपना एक एस्टेब्लिश होने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो कॉलेज में अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं करते। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो पढ़ाई का जो 3 साल या 5 साल का कोर्स है वो केवल उन्होंने क्वेश्चन आंसर तैयार करके पास कर लिया। पास होने के बाद जब वो कोर्ट में आते हैं या एक्चुअल फील्ड में जाते हैं, जुडिशल अफसर के रूप में ही बने या कोर्ट में गए, एडवोकेट के रूप में या कहीं किसी फील्ड में गए, तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज रहता नहीं, प्रैक्टिकल स्थिति रहती नहीं, बारीकियां समझ में आती नहीं। अगर ये सब चीज़ें उनको पढ़ाई के दौरान ही सिखा दिया जाए तो जब वो निकलें तो अपने आप में एक परिपक्व स्टूडेंट होके निकलें और परिपक्व विधि के विद्यार्थी होके निकलें। सर, जब आप पढ़ाई कर रहे थे और आपकी पढ़ाई में क्या अंतर देखते हैं? पढ़ाई में अब पढ़ाई के स्तर में सुधार हो रहा है। हमारा पढ़ाई के स्तर तो लॉ का हमने देखा इस क्षेत्र में पहले पढ़े कि लॉ का जो स्तर है वो शुरू से ही सही नहीं था, हमारे समय भी और अभी भी स्तर में सुधार नहीं है। थोड़ा बहुत सुधार कह सकते हैं कि 5 इयर्स कोर्स आ गए हैं और सिलेबस थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ये थोड़ा सुधार हम कह सकते हैं कि, और थोड़ा लॉ के प्रोफेसरों की थोड़ा भर्ती हो गई है तो कुछ हो गए हैं, पर जो सुधार होना चाहिए ग्राउंड लेवल पर वो सुधार अभी भी नहीं हुआ है। एक अच्छी बात अब ये आ रही है कि अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया बार एग्जाम के माध्यम से लाइसेंस देना शुरू कर दिया है। तो अब ये कि पहले सीधे LLB करने के बाद लाइसेंस मिल जाता था, अब लाइसेंस मिलने में थोड़ी समस्या हो रही है। पहले वो AIB की एग्ज़ाम क्वालिफाई करें बच्चे, तो अब थोड़ा जो बच्चे आ रहे हैं एडवोकेसी में या अन्य फील्ड में, तो वो थोड़ा अच्छे बच्चे आ रहे हैं। अच्छा सर, ऐसा माना जाता है कि न्यायालय में न्याय मिलने में काफ़ी समय लगता है, क्या आप इसे सही मानते हैं? और अगर मानते हैं तो इसे दूर न्यायालय में न्याय मिलने में समय लगता है, उसकी वजह मुकदमों की भीड़ होना, मुकदमों का अंबार होना, बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग हैं। तो आखिर पेंडिंग मुकदमे, और उतने मुकदमे नए रोज आ रहे हैं, जितने पेंडिंग हैं उससे कई गुना आ रहे हैं लोग, कई मुकदमा आ रहे हैं। इस कारण न्याय मिलने में देरी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, न्याय में विलंब हो रहा है। तो सर, इसे दूर कैसे किया जा सकता है? अब इसके दूर करने के तरीके यही यहाँ हैं कि एक तो मैंने इस तरीके से लोगों को शिक्षित किया जाए, समाज को, कि वो मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना दें। दूसरा, जो न्यायालय हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए, और जो 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 सिस्टम है उसको थोड़ा डेवलप किया जाए, माने लॉ के अनुकूल बनाया जाए। लोगों को इस बात का समझ होना चाहिए कि मुकदमेबाजी से कोई फायदा नहीं है, मामले को आपस में ही निपटाने का एक फोरम विकसित होना चाहिए, तभी मुकदमेबाजी का दबाव कम होगा। जो एक्चुअल मुकदमे हैं वही कोर्ट में आए,
बहुत सारे मुकदमे हैं जो सिर्फ जिनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन मुकदमेबाजी बढ़ती है उससे। सर, जो एलएलबी कर रहे हैं और एलएलबी के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, एडीपीओ, एडीजे, सीजे इस तरह में जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश हमारा यही है कि वो बिल्कुल डे वन से, जिस दिन वो लॉ की क्लास ज्वाइन करें, एलएलबी ज्वाइन करें, उस दिन से वो कानून का अध्ययन करें। क्वेश्चन आंसर या 20 क्वेश्चन या लॉ सीरीज इनके चक्कर में न पड़े। जो विधायिका ने जो कानून पारित किया है और जो कानून उनके सिलेबस में है, उसको वो एक सेक्शन 1 से लेकर और इंड तक अक्षरशः पढ़ें, याद करें, मनन करें और उनको समझें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तभी लॉ उनका साथ देगा। सर, आपके 2 स्टूडेंट जस्मिता और एक शिवपाल जी, जो कि सब्जी लगाते थे, आज वो भी सीजे हैं, तो इनके बारे में कुछ बताइए, चूँकि इनका हमारी स्टूडेंट जयस्विता थी, वो मध्य प्रदेश में टॉप की, जयस्विता शुक्ला, और वो पहले ही प्रयास में, और जिस साल वो एलएलबी उसका फाइनल हुआ है, उसी साल वो टॉप की है, उसी साल उसका सिलेक्शन भी हुआ और टॉप मध्य प्रदेश में पहला स्थान अर्जित किया, और हिंदी मीडियम से उन्होंने स्थान अर्जित किया। लेकिन उसका हम अब वो शुरू से हमारे पास आई, जब वो एलएलबी ज्वाइन की है फर्स्ट ईयर से, तब से हमारे पास आई है, और वो सिर्फ किताब को, लॉ के जो बुक्स हैं, मतलब बेयर एक्ट, उस पर उसने जो है पूरा फोकस किया। जी सर, आपके एक और स्टूडेंट थे जो कि शायद काफ़ी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, सब्जी के लगाते थे, हाँ, उनके बारे में? शिवकांत कुशवाहा भी इसी प्रकार से हमारे पास शुरू से आए, फर्स्ट ईयर से ही उन्होंने अध्ययन किया, और उन्होंने जो है हमारे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उन्होंने आर्थिक स्थिति की परवाह न करते हुए केवल लक्ष्य पर ध्यान दिया, और आज वो भी सिविल जज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं थी। राम अचल पाल हैं अभी पोस्ट, वो भी, उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, ट्यूशन करके यहाँ अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन वो भी सिविल जज के रूप में सेलेक्ट हुए। बहुत सारे और बहुत उदाहरण हैं। तो सर, इन सब में आप क्या कॉमन देखते हैं? इन्होंने क्या शुरुआत से मतलब लगन के साथ हाँ, दिमाग को ये शुरू से ये लगन इनकी थी, और इनका लक्ष्य था कि हमको बनना है, और इन्होंने आर्थिक स्थिति को या अन्य किसी भी समस्या को पढ़ाई के लिए आड़े नहीं आने दी, पढ़ाई में आड़े नहीं दी, प्राथमिकता इनकी पढ़ाई इनकी प्राथमिकता हमेशा पढ़ाई रही। शिवकांत सब्जी ठेला लगाता रहा, लेकिन सब्जी ठेला के बाद जो समय बचता था वो घर में, वो केवल पढ़ाई में समय देता था। पर इन्होंने मैंने लक्ष्य पढ़ाई ही रखा। ठीक है, आर्थिक जीविकोपार्जन के लिए कोई भी अन्य काम करते रहे हों, लेकिन लक्ष्य इनका केवल ये था कि हमको जुडिशल अफसर बनना है, लॉ के फील्ड में नाम आगे करना है, तो इन्होंने हासिल किया। जयस्मिता और अर्पिता दोनों बहनें, ये भी बहुत आर्थिक स्थिति भी इनकी बहुत अच्छी नहीं थी, ये भी ट्यूशन करके ने जीविकोपार्जन करती थी, क्योंकि इनके पिताजी की लकवाग्रस्त होने के कारण, पिताजी के कारण में आर्थिक स्थिति घर की नहीं थी, लेकिन इन्होंने दोनों बहनों ने जो है सिविल जज बन के हासिल किया। जयस्मिता तो मध्य प्रदेश में टॉप स्थान हासिल की। तो वैसे बहुत लोग, हमारे लगभग सभी स्टूडेंट जिन्होंने भी सफलता हासिल किया, सब आर्थिक, माने वो कोई भी ऐसा नहीं था जिनको हम बहुत संपन्न कह सकते हैं जी। पर आर्थिक अभाव में रहते हुए भी उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। तो हमारा तो ये कहना है कि मतलब लक्ष्य के लिए ना अर्थ आड़े आता है और ना ही अन्य कोई समस्याएं आड़े आती हैं। केवल और केवल जब लगन रहेगी, मेहनत रहेगी, तो कोई भी समस्या आड़े नहीं आएगी। ये हमने खुद महसूस किया है, खुद हमने इस बात को देखा है, जाना है। धन्यवाद सर।